राहु महाराज फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट के दौरान आए या फिर जन्म से ही फर्स्ट हाउस में हो तो ऐसा व्यक्ति अपने भूतकाल की स्मृतियों यानी बातों का इस कदर गहराई से विश्लेषण करने लग जाता है कि कई बार उसकी ये हरकतें अब नॉर्मल सी लगने लग जाती हैं। यहां तक कि फर्स्ट हाउस में राहु का डीप थॉट देने वाला प्रभाव कई बार व्यक्ति को पूर्व जन्म की बातें तक याद करवा देता है। ऐसा भी देखने में आया है कि व्यक्ति अपने किसी पूर्वज की कही गई बातों को हूबहू दोहराने लगता है या फिर अपने किसी पूर्वज को एज इट इज इमिटेट करने लग जाता है, यानी कि उसकी नकल करने लग जाता है। ज्योतिष की दुनिया में तो यहां तक कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति के फर्स्ट हाउस में राहु हो तो वो उसी परिवार का कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो छोटी उम्र में अकाल मृत्यु को प्राप्त हो चुका होता है और अपने पूर्व जन्म के किसी अधूरे कार्य को पूर्ण करने के लिए एक बार फिर से उसी परिवार में जन्म लेता है। इन सभी बातों के पीछे का वास्तविक रहस्य क्या है और वर्तमान समय में जबकि राहु महाराज उत्तरा भाद्रपद जैसे विशेष खूबियों वाले नक्षत्र के ऊपर से ट्रांजिट कर रहे हैं, तो क्या मीन राशि या लगन के सभी लोगों पर कुछ इस तरह का असाधारण सा प्रभाव देखने को मिल रहा होगा या फिर मीन राशि या लगन के वो लोग जो सच में कुछ पैरानॉर्मल बिहेवियर का शिकार हैं, उनके साथ राहु का ये ट्रांजिट कैसा बिहेव करेगा, कैसा रहेगा आपका भविष्य, कैसा होगा उन लोगों का भविष्य जिनकी जन्म कुंडली में राहु महाराज जन्म से ही फर्स्ट हाउस में है, या फिर उन नवजात शिशुओं का भविष्य जो वर्तमान समय में मीन लग्न या मीन राशि में जन्म ले रहे हैं। भौतिक जगत के आम जनजीवन से लेकर पैरानॉर्मल वर्ल्ड तक सारी बातों पर इस वीडियो में सिलसिलेवार चर्चा होगी और जो भी रियल फैक्ट्स है वो मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि एक एक जानकारी आपके लिए होने वाली है अत्यंत महत्वपूर्ण। जय श्री कृष्णा, मैं हूं आचार्य प्रकाश दत्त और आप देख रहे हैं ज्योतिष ज्ञान शास्त्र। उम्मीद करता हूं कि महादेव की कृपा से आप सकुशल होंगे। राहु और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, इस श्रृंखला में आज मैं आपको बताऊंगा कि मीन राशि या लगन वाले लोगों की जन्म कुंडली में फर्स्ट हाउस में राहु का यह ट्रांजिट किस तरह का विशेष प्रभाव डालने वाला है। स्क्रीन पर दिख रही कुंडली को जरा गौर से देखिए। जैसा कि राहु महाराज इस समय आपके फर्स्ट हाउस यानी प्रथम भाव में मीन राशि में शनि देव के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद के ऊपर से ट्रांजिट कर रहे हैं और वो इस नक्षत्र पर 16 मार्च 2025 तक रहने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं पुनर्जन्म पैरानॉर्मल एक्टिविटी का पूरा रहस्य आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए, ये बात किसी हद तक सही है कि जिस व्यक्ति की भी जन्म कुंडली में फर्स्ट हाउस में राहु हो तो उसका जन्म पिछले जन्म के किसी अधूरे कार्य को पूर्ण करने के लिए ही होता है। परंतु हैरानी की बात तो यह है कि जब जब राहु महाराज जन्म कुंडली के फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट करते हैं तब भी व्यक्ति किसी ना किसी रूप में पिछले जन्म की स्मृतियों के साथ जाने अनजाने कनेक्ट होना शुरू हो जाता है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। देखिए, जन्म कुंडली के फर्स्ट हाउस का संबंध हमारे ब्रेन से होता है। ब्रेन हमारे शरीर का वो सेंसिटिव पार्ट है जहां पर हेरिडिटी यानी वंश परंपरा के गुण या फिर यूं कहे कि विगत कई पीढ़ियों के गुण मौजूद होते हैं। जब राहु जैसा एक्सपोजर देने वाला प्लैनेट हमारे ब्रेन के साथ संपर्क बना लेता है जिसमें हेरिडिटी क्वालिटीज यानी पिछले कई जन्मों की स्टोरेज होती है, तो व्यक्ति के अंदर अपने पूर्वजों के गुण प्रकट होने शुरू हो जाते हैं। नतीजन कई बार व्यक्ति की हरकतें अपने ही परिवार के किसी ऐसे सदस्य से मेल खानी शुरू हो जाती हैं जो इस दुनिया में ना हो। ऐसे वक्त में परिवार के अन्य सदस्य या आसपास के लोग अक्सर इस बात को पूर्व जन्म या भूत प्रेत का साया मान बैठते हैं और झाड़ फूक टोना टोटका के चक्रों में पड़ जाते हैं। डरना स्वाभाविक भी है। व्यक्ति के स्वभाव में आने वाला बदलाव ही कुछ ऐसा अबनॉर्मल होता है कि जो चिंता का कारण बन ही जाता है। घंटों गुमसुम से बैठे रहना, अकेले में कुछ ना कुछ बोलते रहना, आइसोलेशन जैसी आदतें व्यक्ति के अंदर पनपने लगती है। व्यक्ति के अंदर एक बात निरंतर चलने लग जाती है कि कोई अधूरा काम है जिसे करना है। वो तमाम मीन राशि या लगन के लोग जो इस समय मेरी वीडियो को देख रहे हैं, उन्होंने इस बात को किसी ना किसी रूप में
महसूस अवश्य किया होगा कि जब से राहु महाराज मीन राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं, उनको निरंतर ये लग रहा होगा कि कुछ ऐसा है जो अधूरा है, कुछ ऐसा है जो पूर्ण करना है। जहां तक उन लोगों का प्रश्न है जिनके बर्थ चार्ट में जन्म से ही राहु महाराज फर्स्ट हाउस में है, तो उन लोगों को इस अधूरेपन का एहसास और भी ज्यादा हो रहा होगा। लेकिन जो भी है, ये पैरानॉर्मल एक्ट जैसा लग बेशक रहा होगा, परंतु ये पैरानॉर्मल एक्ट है बिल्कुल भी नहीं। वास्तव में ये डीएनए में चली आ रही पीढ़ी दर पीढ़ी क्वालिटीज का कमाल है, जो राहु के एक्सपोजर के कारण जरूरत से ज्यादा उभर कर सामने आने लगती है। ये व्यक्ति का पुनर्जन्म है या नहीं, इस विवाद में पड़ना भी बेमानी है। इस बात को हवा देने की बजाय इस तरह के साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स यानी मनोवैज्ञानिक प्रभाव से बाहर निकलने के लिए 3 बातों का ख्याल रखा जाना चाहिए। नंबर 1 पर अपने आप को वर्तमान में यानी कामकाज में बिजी रखें। नंबर 2 पर यदि शव यात्रा में जाने से मन बेचैन होता हो या मन में भय व्याप्त होता हो, तो इसे अवॉइड करें, खास करके मीन राशि या लगन के वो लोग जिनके फर्स्ट हाउस में राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के ऊपर जन्म से है। नंबर 3 पर भूत प्रेत के किस्से कहानियों या हॉरर मूवीज देखने से बचें। इसके अलावा मीन राशि या लगन के वो बच्चे जिनके प्रथम भाव में राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के ऊपर है, उनके सामने तो भूल कर भी इस तरह के भूत प्रेत पुनर्जन्म जैसी किस्से कहानियां ना दोहराएं। अभी 16 मार्च 2025 तक जो बच्चे मीन राशि या लगन में जन्म लेंगे, उनके माता पिता को इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे भी अतीत में जीना कोई अच्छी बात नहीं है, वो चाहे इस जन्म का हो या फिर पूर्व जन्म का। जरूरी नहीं है कि जो संकल्प आपने आज से वर्षों पूर्व लिए हों या फिर पूर्व जन्म में लिए हों, उनकी पूर्ति आज के समय में कोई मायने रखती हो, क्योंकि वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है। अब आगे बढ़ते हैं राहु महाराज के इस ट्रांजिट के दौरान मिलने वाले बेनिफिट्स की ओर। देखिए, आपके फर्स्ट हाउस में राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र एवं इसके लॉर्ड अहिर बुधन्या के द्वारा जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, वो अपने आप में एक लाजवाब कॉम्बिनेशन है। ये आपको आपके जीवन में चल रही समस्याओं से समाधान की तरफ लेकर जाएगा। ये आपके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन लेकर आएगा कि आपका जिंदगी के प्रति दृष्टिकोण ही बदल जाएगा। आपके जीवन में चलने वाली वो तमाम समस्याएं जो विकराल रूप लेकर आपको डरा रही थी, जिनका कोई हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा था, अब आपको उनके सॉल्यूशन मिलने शुरू हो जाएंगे। एक तरह से राहु महाराज का ये ट्रांजिट आपकी ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत ही बड़ा रोल निभाएगा। इनफैक्ट राहु महाराज उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र एवं इसके लॉर्ड अहिर बुधन्या है ही इतने गजब के कि आने वाले तकरीबन 6 महीने यानी 16 मार्च 2025 तक आपके कई रुके हुए काम बनने वाले हैं। अब यहां पर आप थोड़ा सा इन तीनों के बारे में जान लीजिए, ताकि आप राहु के इस ट्रांजिट के दौरान अपने जीवन में आने वाली पॉजिटिव चेंजेस को भली भांति समझ सके। राहु के बारे में तो आप शायद पहले से ही जानते होंगे कि वो कैसे व्यक्ति के जीवन में अचानक क्रांति और बदलाव ला देते हैं। लेकिन उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और इसके लॉर्ड अहिर बुधन्या भी कुछ कम नहीं है। इनकी इंट्रोस्पेक्शन तथा रीस्ट्रक्चरिंग जैसी क्वालिटीज पूरी तरह से राहु को सपोर्ट करती हैं, जिनके बलबूते पर राहु महाराज आपके जीवन में इस ट्रांजिट के दौरान कुछ नया मिरेकल कर सकते हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की नेचर को समझने के लिए हमें इसकी आकृति यानी सिंबल को समझना होगा। दिस नक्षत्र हैज बीन सिंबलाइज्ड बाय द बैक 2 लेग्स ऑफ फ्यूनरल कॉट। शमशान शैया के पिछले 2 पाए यानी पैर इसमें दिखाए गए हैं। ये आकृति हमें यह समझा रही है कि कैसे एक आत्मा जर्जर हो चुके पुराने शरीर को छोड़कर एक नवीन यात्रा की ओर प्रस्थान करती है। इशारा साफ है, जिसकी उपयोगिता खत्म हो चुकी है, जो चीज आउटडेटेड हो चुकी है, उसको छोड़कर उन चीजों को अपनाना जिनकी वक्त के अकॉर्डिंग जरूरत हो। यह एक ऐसा नक्षत्र है जो व्यक्ति के अंदर इंट्रोस्पेक्शन यानी आत्म मंथन का एक ऐसा प्रोसेस स्टार्ट कर देता है कि व्यक्ति अपनी ही कमियों को एक एक करके आइडेंटिफाई करता है यानी पहचानता है और फिर उनको दूर करता है। जहां तक इस नक्षत्र के लॉर्ड अहिर बुधन्या की आकृति का संबंध है, तो उनकी आकृति पानी में आधे डूबे हुए सर्प की तरह है, अर्थात गहराई में जाना, हर बात की तह तक जाना।
सर्प की एक क्वालिटी और भी होती है कि वो कुछ महीनों के अंतराल के बाद अपनी स्किन यानी खाल को चेंज कर लेता है, जिसे हिंदी में केंचुली और हमारे पंजाब में कंज कहते हैं। बेकार हो चुकी खाल की ऊपरी परत को सर्प निकाल देता है और फिर से नई खाल की परत बनने लगती है। कुल मिलाकर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र एवं इसके लॉर्ड अहिर्बुधन्य का मूल स्वभाव है नवीनता यानी नयापन। वो तमाम चीजें जो वक्त के साथ तालमेल नहीं बैठा पा रही, उनका त्याग करना तथा उन नए आइडियाज, नई टेक्नोलॉजी, नई स्किल्स या नए विचारों को अपनाना जिनकी आधुनिक समय में जरूरत हो। अब आपके फर्स्ट हाउस में बना हुआ ये कॉम्बिनेशन इस हाउस में या उन हाउसेस में जिनके साथ राहु गोचर के दौरान संपर्क बनाएगा, जो भी समस्याएं चल रही है उनको परंपरागत तरीके से हटकर कुछ नए तरीके से एड्रेस करेगा यानी सॉल्व करेगा। ये जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आपके फर्स्ट हाउस यानी जीवन में चल रही है, अगर आप उसको सही दिशा देने में सफल हो गए तो राहु महाराज का ये ट्रांजिट आपको रिमार्केबल अचीवमेंट्स करवाता जाएगा। अब बताने को तो सिर्फ मैं आप लोगों को इतना बताकर ही सीमित कर देता कि देखिए भाई, राहु महाराज क्योंकि आपके फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, इसलिए जीवन में भटकाव आएगा, शिक्षा में विघ्न आएंगे, अचानक से कभी लव रिलेशनशिप में ब्रेकअप होंगे तो कभी समझौते, शेयर मार्केट का काम डामाडोल रहेगा, भाग्य का साथ कम मिलेगा, पिता से अनबन रहेगी वगैरह वगैरह। लेकिन ये फलादेश अधूरा है, जबकि पूर्ण सत्या बहुत ही विशाल है। कब क्या होगा, कैसे होगा और आपको क्या करना होगा, इन सारी बातों को मैं बहुत ही बारीकी से आपको बताऊंगा ताकि आप इस ट्रांजिट का पूरा पूरा लाभ उठा सके और किसी भी किस्म के नुकसान से बच सके। देखिए, ये पूरा ट्रांजिट 4 हिस्सों में बटा हुआ है। अब ऐसा तो नहीं है कि इन चारों हिस्सों में राहु महाराज एक जैसा ही फल करेंगे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के चारों हिस्सों के ऊपर से गुजरते हुए राहु महाराज अपना मिजाज बदलेंगे और रिजल्ट्स में बहुत ही ज्यादा उतराव चढ़ाव आएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि हर नक्षत्र के 4 हिस्से होते हैं और ग्रह जब इन अलग अलग हिस्सों के ऊपर से गुजरता है तो केमिस्ट्री चेंज होती रहती है, जिससे फलों में काफी बदलाव आते हैं। इस ट्रांजिट का पहला और आखिरी हिस्सा थोड़ा नाजुक है, लेकिन मिड के 2 हिस्से यानी दूसरा और तीसरा हिस्सा काफी फेवरेबल है। अगर ध्यान से आप हर हिस्से के शुभ अशुभ फल, बरती जाने वाली सावधानियों तथा उपायों को नोट कर लेंगे तो आप इस ट्रांजिट को ना सिर्फ अपने हित के लिए पूरी तरह से यूज कर पाएंगे, अपितु होने वाले किसी भी किस्म के नुकसान से बच भी जाएंगे। देखिए, इस ट्रांजिट का पहला हिस्सा जो खत्म हो चुका है, आपके लिए थोड़ा नाखुशगवार गुजरा होगा। इसकी ड्यूरेशन यानी अवधि 8 सितंबर तक की थी। 8 सितंबर तक राहु महाराज उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के चौथे चरण में थे, जिसके स्वामी मंगल एवं नवांश वृश्चिक राशि का बनता था। वृश्चिक राशि क्योंकि आपके भाग्य भाव में पड़ती है, इसलिए इस भाव में मंगल और राहु के कॉम्बिनेशन से बनी डिस्ट्रक्टिव एनर्जी भाग्य को खराब करती रही। 8 सितंबर तक मीन राशि या लगन वालों को भाग्य का साथ लगभग ना के बराबर मिला और कई बनते बनते काम रह गए। जो थोड़े बहुत काम बने भी, उनमें जोर इतना एड़ी चोटी का लगा कि सारे का सारा मजा किरकिरा होता गया। लेकिन अब जबकि राहु महाराज ट्रांजिट के दूसरे हिस्से में चल रहे हैं तो सिचुएशन काफी इंप्रूव होगी। इस हिस्से की ड्यूरेशन 8 सितंबर 2024 से ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और ये 10 नवंबर 2024 तक जाने वाली है। इस दौरान राहु महाराज उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के तीसरे चरण में रहेंगे। इस चरण के स्वामी शुक्र और नवांश तुला राशि का बनता है। आपकी जन्म कुंडली के अनुसार तुला राशि आपके 8th हाउस में पड़ती है। आपके 8th हाउस में बड़ी ही बैलेंस्ड एनर्जी यानी संतुलित एनर्जी क्रिएट होगी। कॉन्सिक्वेंटली इस अवधि के दौरान आपके कई ऐसे काम जो किसी ना किसी वजह से रुके हुए थे, थोड़ी बहुत मुश्किलों के बावजूद बन जाएंगे। इस अवधि में आपका कोई एक कठिन काम जो लगभग आपको नामुमकिन सा लग रहा होगा, वो मां लक्ष्मी की कृपा से अवश्य पूर्ण होगा। तो कई बार हम कहते हैं ना कि काम को बांध दिया गया है। जब व्यक्ति के हर काम में बार बार अड़चने आने लगे तो इस तरह के वहम हो ही जाते हैं। परंतु इस अवधि में हालांकि कुछ मुश्किलें आएंगी, लेकिन बावजूद इसके आपके रुके हुए काम बनने लग जाएंगे और आपका किए कराए का वहम भी निकल जाएगा। अगर किसी का विदेश यात्रा का काम बार बार अटक रहा था तो इस अवधि में कोशिश करने पर बन जाएगा। किसी का अगर पैतृक संपत्ति, वसीयत इत्यादि का वाद विवाद, कोर्ट केस चल रहा है तो स्थितियां पक्ष में होती नजर आ रही हैं।
जहां तक लव मैटर का सवाल है, तो हालांकि ट्रांजिट के इस हिस्से में शुक्र तथा तुला राशि की इन्वॉल्वमेंट के चलते आप किसी हद तक अपने लव पार्टनर के साथ चल रहे डिस्प्यूट को सॉल्व करने में कामयाब होंगे, परंतु फिर भी एक बात से आपको विशेष रूप से सावधान रहना होगा। देखिए, 8th हाउस आइसोलेशन का होता है, इसलिए यहां पर शुक्र और राहु की इन्वॉल्वमेंट आपको पहली नजर में किसी से प्रेम करवाकर वन साइडेड लवर बना सकती है। इस बात से बचें, प्रैक्टिकल बने, अन्यथा डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा लंबे समय से तंग कर रहे रोगों से भी आपको आराम मिलेगा। जहां तक इस अवधि में किए जाने वाले उपाय का संबंध है, तो मां लक्ष्मी के मंत्र ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः का हर रोज एक माला जप करें। जो लोग जप नहीं कर सकते, वो शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी के समक्ष गुलाब के फूल, इत्र व मिश्री चढ़ाएं। ऐसा करने से इस अवधि में मिलने वाले शुभ फलों में और भी वृद्धि हो जाएगी। इस ट्रांजिट के तीसरे हिस्से की बात करें, तो ये 10 नवंबर 2024 से 12 जनवरी 2025 तक का है। इस दौरान राहु महाराज उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के दूसरे चरण में रहेंगे। दूसरे चरण के स्वामी बुध और नवांश कन्या राशि का पड़ता है। आपकी जन्म कुंडली के अनुसार कन्या राशि आपके 7th हाउस में पड़ती है। आपके 7th हाउस में रिवॉर्ड गेनिंग एनर्जी क्रिएट होगी। कॉन्सिक्वेंटली 7th हाउस संबंधी आपको बहुत ही शुभ फल प्राप्त होंगे। आपके व्यापार या कामकाज में आपको काफी प्रॉफिट होगा। ट्रेडिंग करने वालों की सेल में अचानक से वृद्धि होगी। यदि आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें आपको लाभ मिलेगा और पार्टनरशिप का कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए भी ये समय अच्छा है। बिजनेस पार्टनर के साथ चल रहे डिस्प्यूट शांत होंगे। ट्रांजिट की इस अवधि में पति पत्नी के बीच चल रहे मतभेद भी दूर होंगे। यदि शादी विवाह की बात करें, तो मीन राशि या लगन के लड़के लड़कियों के लिए यह समय शुभ सूचना लेकर आएगा। लंबे समय से विवाह में आ रही अड़चनें दूर होंगी। इस अवधि में मां दुर्गा की विशेष कृपा से शादी ब्याह के अटके हुए काम विशेष रूप से बनेंगे। जहां तक इस अवधि में किए जाने वाले उपाय का संबंध है, तो मां दुर्गा के मंत्र ओम ह्रीं दुंग दुर्गाय नमः का जप करने से आमदनी में बढ़ोतरी होगी। पति पत्नी के बीच डिस्प्यूट सॉल्व होंगे तथा शादी ब्याह के अटके हुए काम भी बनेंगे। जो लोग मंत्र जप नहीं कर सकते, वो बुधवार के दिन छोटी कन्याओं को मीठा खाने को दे और मां दुर्गा के समक्ष शीश निभाएं। अब आखिर में बात करते हैं इस ट्रांजिट के चौथे हिस्से की, जो 12 जनवरी 2025 को शुरू होगा और 16 मार्च 2025 को खत्म होगा। इस दौरान राहु महाराज उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के पहले चरण में रहेंगे, जिसके स्वामी सूर्य देव हैं, और नवांश सिंह राशि का पड़ता है। सिंह राशि आपके 6th हाउस में पड़ती है, जहां से हम मुख्य रूप से ऋण, रोग, शत्रु, कॉम्पिटिटिव एग्जाम तथा जीवन में आने वाली चुनौतियों का विचार करते हैं। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि मीन राशि वालों को इस अवधि में भी कई प्रकार के शुभ फल मिलते रहेंगे, जैसे कोर्ट कचहरी, मुकदमे इत्यादि में जीत, ऋण रोग से मुक्ति, शत्रुओं पर विजय। इसके अलावा विद्यार्थियों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेकर जीवन की चुनौतियों तक की यात्रा का विजयी सफर आपका जारी रहेगा। परंतु यहां पर एक रिस्क है, वो है आपके द्वारा किए जाने वाला अतिक्रमण यानी एंक्रोचमेंट। देखिए, सिंह राशि अधिकारों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक डोमिनेटिंग राशि है और ऊपर से राहु जैसा तामसिक प्रवृत्ति का प्लेनेट आपको जरूरत से ज्यादा एग्रेशन दे सकता है। कॉन्सिक्वेंटली इस अवधि के दौरान आप अपने राइट्स को लेकर ओवर कॉशियस भी रहेंगे और ओवर रिएक्ट भी करेंगे। आप जिस भी देश में रहते हो, वहां के लॉ एंड ऑर्डर का वायलेशन भूल कर भी मत करें और अपने हकों की प्राप्ति के लिए हिंसा का सहारा भी मत ले, वरना बहुत ही बड़ा आपका नुकसान हो सकता है। इस बात के लिए आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। समस्त प्रकार की मुसीबतों को कम करने के लिए इस अवधि में राहु का मंत्र ओम रांग राहवे नमः का जप कल्याणकारी सिद्ध होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टे अवे फ्रॉम वायलेंस, इल्यूजन एंड फियर ड्यूरिंग दिस ट्रांजिट। हिंसा, वहम और डर, इन तीनों से बचकर रहें। आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारियों से आप लाभान्वित होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसी मंगल कामना के साथ जय सिया राम, हर हर महादेव और बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।